नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मुंबई का एक मशहूर लैंडमार्क शाहरुख खान का बंगला मन्नत के बिल्कुल मैं बाहर हूं। 57 साल के शाहरुख खान हो चुके हैं, आज उनका जन्मदिन है। तो एक दिवाली आपने अभी हाल फिलहाल में मनाई और एक दिवाली जैसा जश्न आप मन्नत के बाहर देख रहे हैं। और इस वक्त जैसे ही मैं शो की शुरुआत कर रही हूँ, मेरे आसपास की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आधी रात से ही फैंस का जमावड़ा कुछ इस तरह से यहाँ पर है और मेरे साथ एक बच्ची है। बेटा, क्या उम्र है आपकी? बम्बई से आई, हाँ? दिल्ली से आई हूँ शाहरुख खान से। आप दिल्ली से आई हैं शाहरुख खान से मिलने के लिए। कितने बजे से हैं आप यहाँ पर? ऐसा बता दो, सुबह एक सेकंड बात करने दीजिए। सुबह से सुबह से आप इसकी सुबह से मैं इसकी मासी हूँ। आप इसकी मासी हैं, बट इतनी भीड़ में, इतनी भगदड़ में ये बच्चे कैसे यहाँ पर इतनी देर से है? बस देखने के लिए, हाँ, एक झलक के लिए शाहरुख की। आपने फिल्में देखी हैं शाहरुख खान की? कोई डायलॉग, कोई सॉन्ग याद है आपको? ऐसा वो करके दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो वाला। अच्छा, शाहरुख तो बाहर आए थे अपने फैंस को देखने के लिए। हम देख नहीं पाए मैम। आप लोग नहीं देख पाए, तो अभी आप लोग कितनी देर तक यहाँ पर रहने वाले हैं? जब तक देखिए शाहरुख नहीं आते, देख कर ही जाएंगे हम उनको। कहाँ से आई है बेटा? बिहार से। क्या देखने आई है यहाँ पर? किसके साथ आई है? पापा के साथ। क्या देखने आई है? शाहरुख खान को। शाहरुख खान। आप उनकी फैन हैं? हाँ, हाँ, क्या कितनी फिल्में देखी हैं आपने? बहुत सारी। आपका फेवरेट? हाँ, मेरे फेवरेट है ना, जो नहीं रहता है। कौन सा फेवरेट है? कोई सॉन्ग आपको याद है? कोई डायलॉग शाहरुख खान का आपको बहुत बोल 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 तुझको क्या चाहिए। और आशिक हूँ मैं, दिलदार हूँ। वाह वाह वाह। और ये सारे गाने आप उनके सुनती हैं? हाँ, हाँ? ओके, तो यहाँ पे आपने शाहरुख खान को देखा? नहीं देखा अभी तक। कब तक यहाँ पर रुकने वाले हो? आप इनके डैड हो? जी 4 दिन से। यहाँ पर आप 4 दिनों तक है। तो शाहरुख खान के बर्थडे के लिए आए हैं स्पेशली या? नहीं, बहन के आए तो जगह शाहरुख खान को देखने के लिए आए हैं। अच्छा, ये आपके साथ है? हाँ, ये हमारे यहाँ। अच्छा, यहाँ पे तो भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो रही है। बच्चियाँ कैसे आप इनको यहाँ पर क्या किया जाए, पकड़े हुए हैं इस सबको। पहली बार हंसाता है यही, पहली बार रुलाता है यही। I love you, शाहरुख। शाहरुख, we are waiting for you. Please come outside. उनको मैसेज दीजिए कि जल्दी की जल्दी आए। तो वहाँ पर पेड़ पर भी लटके हुए आपको मिल जाएंगे एक नज़र पाने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि शाहरुख खान फिर यहाँ पर बाहर निकलेंगे और फैंस से मिलेंगे। तभी आपने शाहरुख के फैंस को सुना, कोई गाना गा रहा है, कोई डायलॉग बोल रहा है, कोई रह कर आई लव यू चिल्ला रहा है। कल आधी रात से ही ये फैंस यहाँ पर इकट्ठा हैं, कुछ शाम में भी आए हैं, लेकिन मन्नत के बाहर कुछ इसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड के लिए और पुलिस के लिए यहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो गई है इस फैंस को संभालना। और इन्हें भी निराश नहीं किया शाहरुख ने। अपने मन्नत के इसी बालकनी में आकर उन्होंने फैंस को अपना सिग्नेचर पोज दिखाया और उन्हें शुक्रिया अदा किया इस प्यार के लिए। तो हम भी विश करते हैं हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान को और उम्मीद करते हैं किसी तरह से फैंस का प्यार, उनकी वर्षा शाहरुख खान पर होती रहे। रुक करते हैं आगे और आज की खबरों का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोरबी हादसे की, जिसमें 135 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? इसके पीछे के तकनीकी पहलू क्या है? मरम्मत करने वाली कंपनी ने कहाँ लापरवाही बरती? ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारे रिपोर्टर्स ने इन तमाम सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश की। रविवार को मोरबी में जो झूला पुल था, जो मोरबी की शान कहा जाता था, मोरबी की पहचान कहा जाता था, वो टूटा और उसके साथ 135 लोगों की जान चली गई और कई परिवारों के सपने भी टूटे। अब तक हमने जिस तरह की पड़ताल एनडीटीवी पे की, लगातार आपको दिखाने की कोशिश की कि कहां कहां कमी रह गई थी। आपने ये सब चीजें सिर्फ अब तक सुनी होंगी कि जो तार था, जो मेन वायर था जिस पे ये पुल लटका हुआ था, उस पे जंग लगी हुई थी, काम ठीक से करा नहीं था। उसके मैं आपको अब बिल्कुल सबूत दिखाता हूं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा मलबा जो है वो उस पुल का है। हम इस वक्त स्वामी नारायण मंदिर का जो पुल का हिस्सा है उस तरफ खड़े हुए हैं। इस जहां से अगली तरफ जो है दरबारगढ़ साहब, वहां से एक तार टूटा था। जो तार टूटा था उस पे जंग लगी हुई थी। ये बात
सरकारी दावों में भी कही गई है, ये बात कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट एनडीटीवी के हाथ लगे हैं उसमें भी कही गई है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि वो तार, यही वो तार है जिसके ऊपर इस पुल का दारोमदार था, पुल की पूरा टिका हुआ था। ऐसे 2 तारों पर पुल टिका हुआ था, जिसमें से एक टूटा और उसके साथ इतने सारे लोग मारे गए। इस तार की हालत आप अगर देख सकें तो इसमें पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। इसका एक एक हिस्सा अगर मैं कहूं तो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक नट बोल्ट जो है वो पूरी तरीके से इसमें जंग लगा हुआ है। पुल के साथ ये सस्पेंडर्स थे, इस तार से ये सस्पेंडर लगे थे, जिसमें जहां पे लोग चलते थे, जो पुल का जमीन थी जिसपे जो फट्टे थे जिसपे लोग चलते थे, वो जुड़े होते थे। इन सस्पेंडर्स की आप हालत देखिए, इनका एक एक हिस्सा आपको जंग लगा दिखाई पड़ेगा। अगर इस पे मैं थोड़ा हाथ ऐसे यूं फेर दूं तो ये मेरे हाथ में ये आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से जंग लगा हुआ ये पूरा हिस्सा था। इसको बदला नहीं गया, इसको छुआ नहीं गया। एक एक चीज अगर इस पुल की आप देखेंगे तो वो इतनी बुरी तरह से इसमें जंग लगा हुआ है कि ये अब तक किस तरीके से टिका हुआ था, ये शायद आश्चर्य की बात है। बदलाव क्या किया गया इसमें? लकड़ी के पहले फट्टे थे जिस पे लोग चलते थे, उन्हें बदलकर एल्यूमिनियम की ये शीट लगाई गई। इसका भी अगर मैं आपको हालत बताऊं तो किस तरीके से पैसा कमाना की कोशिश की गई। इन शीट्स की जरा मैं आपको हालत दिखाता हूं। मैं यहां पर अगर आपको बैठ के दिखाऊं तो एल्यूमिनियम की शीट है और उसके बीच में किस तरीके से जो फिलिंग आप देखेंगे तो ये फिलिंग आपको लगेगा कि प्लास्टिक की एक मैश लगा रखी है और उसके नीचे एक और बोर्ड का हिस्सा लगाया हुआ है। ये जो भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं इनसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये बता रहे थे सर आपके टाइम में कितने लोग इस पे आप आते थे? 100 आदमी आते थे। 100 आदमी आते थे, वो सामने साइड में रोक देते थे। 100 आदमी इधर आ जाए फिर दूसरे 100 आदमी को। अच्छा। और स्टेट के जमाने में तो ये 18 आदमी के लिए ही बना था। राजा के टाइम में सिर्फ 18 आदमी इस पे जा सकते थे। हाँ। तब तो ये पुल मजबूत था हमारे जमाने में, और लकड़े का जो सीट था। अब तो ये कितना साल हो गया, 52 साल तो मेरा हो गया है। बार बार मोरबी की जनता जो है वो इस हादसे जैसे उबर रही है, तो वो यही बात कह रही है। और ये जो अवशेष हैं, जो यहाँ पर इस पुल के बचे हुए अवशेष हैं, ये आपको बार बार यही बात याद दिलाएंगे कि किस तरीके से कुछ उद्योगपतियों की, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की जो पैसा कमाने की भूख है, और म्यूनिसिपैलिटी मोरबी जिसकी जिम्मेदारी थी देखने की कि ये सब चीज़ें सुचारू रूप से चलें, उसने आंखें बंद करके रखी, जानबूझ के बंद करके रखी। उनकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। बड़े सवाल जिनका जवाब आना अभी बाकी है। सहयोगी पवन के साथ अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी। और मोरबी हादसे में मरम्मत का ठेका उठाने वाली कंपनी के मैनेजर और दूसरे आरोपियों से पूछताछ हो रही है। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें और भी धाराएं जोड़ी गई हैं। ओरेवा के मैनेजर दीपक पारेख समेत 4 आरोपी रिमांड पर हैं। आईपीसी की धारा 336 और 367 भी जोड़ी गई है। जिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ उससे पुल का वजन बढ़ा। हादसे की सूरत में किसी इमरजेंसी प्लान की तैयारी नहीं थी। सब कॉन्ट्रैक्ट अनुभवहीन कंपनी को दिया गया, जहां ठेकेदार ने मरम्मत के नाम पर सिर्फ रंग रोगन का काम किया। पुल खोलने से पहले मेन केबल नहीं बदली गई। मरम्मत के लिए दिसंबर तक का वक्त दिया गया था, लेकिन त्योहारों के मौसम में बम्पर कमाई की उम्मीद से इसे पहले ही खोल दिया गया। सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत के काम का विशेषज्ञों ने मुआयना नहीं किया था। हादसे में 135 लोगों की जान गई। हर कोई दुखी है। वो लोग भी जो लोग जान बचा रहे थे, इस अभियान में जुटे हुए थे। कुछ की जान बचा पाए, कुछ को नहीं बचा सके। उन लोगों ने आज मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। इस पर और जानकारी दे रही हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे। हम इस वक्त मोरबी में हैं, जहां देश की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना हुई रविवार शाम को, जब एक पूरा का पूरा सस्पेंशन ब्रिज, जिसको झूलता पुल भी कहा जाता था लोकल्स के द्वारा, वो पूरा का पूरा गिर गया। कम से कम 135 लोगों की जान इसमें जा चुकी है, जिसमें से ज्यादातर बच्चे थे। आज गुजरात का पूरा स्टेट एक श्रद्धांजलि प्रकट कर रहा है उन लोगों को जिन्होंने इस दुर्घटना में, इस दुखदायी दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। और ना ही सिर्फ जो लोग हैं गुजरात के, वो अपना श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक्सीडेंट साइट पे जितने भी डिफेंस की टीम्स हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एनडीआरएफ, उन सभी टीम्स ने 5 मिनट के लिए अपनी अपनी सर्च ऑपरेशंस को रोका और श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए अपनी सर्च ऑपरेशन को रोक के फूल प्रदान करके अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान खो दी है। एक बार मैं वापस बताना चाहूंगी कि कम से कम 135 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें से सबसे ज्यादातर बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। हम कई ऐसे परिवारों से मिले, पीड़ित परिवारों से मिले, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया।
ये वो ब्रिज है जो पूरा का पूरा संडे को टूट गया। बहुत से लोगों की मौत हुई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अभी भी 2 लोग हैं जिनके शव हो सकता है कि पानी के अंदर दबे हों और उनके शव अभी बरामद नहीं हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है कि हो सकता है ज़्यादा भी शव हों जो पानी में बरामद नहीं हुए हों, इसलिए वो लोग पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर किसी कारण पानी के अंदर कोई शव दबा है तो उसको निकाला जा सके। ये स्थिति अभी आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे। 5 मिनट की श्रद्धांजलि प्रकट करने के बाद अभी जितनी भी डिफेंस की टीम्स हैं, सर्च ऑपरेशन टीम्स हैं, वो वापस सर्च ऑपरेशन में जुट चुकी हैं। और ऐसे एक दुखद समय पे, ऐसे मुश्किल समय पे हम लोग एनडीटीवी इंडिया की टीम भी मोरबी के लोगों के साथ खड़ी है और हम आशा करते हैं कि इस तरीके की दुर्घटना भारत देश में अब कभी ना हो। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कड़ी से कड़ी सजा दे उनको जो इस एक्सीडेंट के पीछे जिनका हाथ है। कैमरा पर्सन निनाद के साथ मैं तनुश्री पांडे, मोरबी गुजरात से, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कल मुंबई में अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए मतदान होना है, उससे पहले राजनीति तेज दिखी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का आरोप रहा कि कुछ लोग पैसे देकर नोटा के लिए वोट देने को कह रहे हैं। वहीं इस बयान पर बीजेपी ने शिवसेना पर हमला किया। तीन नवंबर को अंधेरी पूर्व में होने वाले मतदान से पहले शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को एक शिकायत की गई है। इसमें कहा गया है कि कुछ लोगों की ओर से पैसे देकर लोगों को नोटा पर वोट देने के लिए कहा जा रहा है। शिवसेना विधायक रमेश लटके की मृत्यु के बाद उद्धव ठाकरे गुट की ओर से उनकी पत्नी ऋतुजा लटके इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि नोटा का प्रावधान जो किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, वो हर एक आदमी के सीमित है वहां तक। अगर मुझे कोई उसमें से उम्मीदवारों में से कोई अगर ठीक नहीं लगता है तो मेरा अधिकार है नोटा का बटन दबाने का, लेकिन नोटा का प्रचार नहीं हो सकता है कि आप नोटा का बटन दबाओ करके, या नोटा पैसे देके कोई अगर नोटा का बटन दबाने लगाएगा तो ये गलत बात है। तो हमारी इलेक्शन कमीशन से और पुलिस से यही मांग है कि इसकी ठीक तरह से जांच की जाए और इस जांच में जो भी अपराधी मिलते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इस सीट पर पहले बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बाद में पार्टी ने नामांकन ये कहकर वापस ले लिया कि दिवंगत रमेश लटके के सम्मान में उनकी पत्नी के खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में उद्धव गुट की ओर से दिए गए बयान पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। अब भी अगर इस प्रकार की दलीलें उनकी ओर से आती है तो यह दलील का स्पष्ट अर्थ है कि श्रीमान उद्धव ठाकरे जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लोग उन्हें नेता करके चुनना नहीं चाहते, उनके नेतृत्व में लोगों का विश्वास नहीं। अब तो सामने कोई उम्मीदवार ही नहीं, तो इस प्रकार की दलीलें क्यों? बीजेपी की ओर से अपना प्रत्याशी वापस लिए जाने के बावजूद ऋतुजा लटके के सामने 6 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना में हुई बगावत के बाद पहली बार मशाल चुनाव चिन्ह पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसके नतीजे 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। उद्धव ठाकरे गुट की ये कोशिश रहेगी कि वो अंधेरी पूर्व के उपचुनाव को बड़े अंतर से जीते, क्योंकि इस उपचुनाव के बाद बीएमसी का चुनाव आने वाला है, जहां पर शिवसेना 25 साल से सत्ता में है। अब शिवसेना के भीतर ही 2 गुट हो चुके हैं और कम से कम उद्धव ठाकरे गुट की तो ये कोशिश होगी कि बीएमसी चुनाव के मैदान पर वो एक बड़ी जीत के साथ जाएं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। 1.5 लाख करोड़ का फॉक्सकॉन वेदांता और 22,000 करोड़ का टाटा एयरबस डील, जो कि 2 बड़े प्रोजेक्ट्स रहे, वो महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात पहुंचे। लेकिन महाराष्ट्र में अब भी सियासत तेज है। इस तेज सियासत के बीच एक खत सामने आया है, जिससे पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और टाटा सन्स के बीच महाराष्ट्र में निवेश को लेकर खत के जरिए बातचीत हुई। गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस प्रोजेक्ट की आधारशिला रख दी गई। यहाँ C-295 मिलिट्री विमान बना करेंगे, लेकिन ये सौदा महाराष्ट्र की झोली से क्यों निकला, इस पर सियासत तेज है। अब सामने आया है टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन का 19 अक्टूबर का लिखा वो खत, जिसमें उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भरोसा दिलाया था कि वो विदर्भ में निवेश के अवसर देखेंगे। चंद्रशेखरन ने अपने जवाबी खत में लिखा, मैंने आपके पत्र में टाटा समूह के लिए नागपुर में विभिन्न व्यावसायिक अवसरों के बारे में जानकारी देखी है।
मैंने उन क्षेत्रों में SEZ और गैर SEZ दोनों भूमि की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया है जो सड़क, रेल और वायु मार्ग से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। हमारी टीम निश्चित रूप से विदर्भ आर्थिक विकास परिषद के सदस्यों के संपर्क में रहेगी क्योंकि हम पूरे समूह में निवेश के नए अवसरों का मूल्यांकन कर रहे हैं। मैं आपसे मिलने को तत्पर हूँ। 7 अक्टूबर को बुनियादी ढांचे, भूमि की उपलब्धता और कनेक्टिविटी जैसे ताकत का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक पत्र लिखा था और नागपुर और उसके आसपास टाटा समूह से निवेश की मांग की थी। लेकिन टाटा का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा कि गुजरात के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र पर हमले किए जा रहे हैं। उधर राज्य की शिंदे सरकार ने अब बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर श्वेत पत्र जारी करने का फैसला किया है। वेदांता फॉक्सकॉन असेल, एयरबस असेल, सैफरन असेल। वेदांत फॉक्सकॉन, एयरबेस जैसे अन्य उद्योग की असली जानकारी महाराष्ट्र के सामने लाने के लिए हम अगले 1 महीने में सारी परियोजनाओं के लिए श्वेत पत्र लाने वाले हैं। या सगळ्या प्रकल्पांच्या बाबतची एक श्वेतपत्रिका जाहीर करणार आहोत। देवेंद्र फडणवीस ने विवाद के बीच दावा किया कि परियोजना को महाराष्ट्र से ले जाने का फैसला उस समय लिया गया जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। प्रकल्प एक प्रकार से महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। कुछ फेक नैरेटिव्स तैयार किए जा रहे हैं। फॉक्सकॉन का हो या एयरबस का हो, मैं इस बारे में सारे कागजात लेकर यहां पर आया हूं कि ये कब गए हैं। पेपर की न्यूज लाया हूं। जो प्रकल्प मार्च 21 में ही गुजरात चला गया, जिस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की MVA की सरकार थी, 2 साल में महाराष्ट्र को नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हम फिर बनाएंगे। आज भी महाराष्ट्र आगे ही है। थोड़े नंबर्स में हम पिछले 2 साल में पिछड़ गए, लेकिन उसको फिर एक बार नंबर 1 पर ले जाने का संकल्प हमने किया है। उप मुख्यमंत्री के आरोप पर फौरन विपक्ष का जवाब भी आया। देवेंद्र फडणवीस कल झूठ बोले कि फॉक्सकॉन के संदर्भ में सुभाष देसाई क्या बोले थे, लेकिन फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट इन्हीं के कार्यकाल में आया और इन्हीं के कार्यकाल में चला गया। वेदांता फॉक्सकॉन ये सेमीकंडक्टर ब्लू चिप बनाने वाली कंपनी है। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के हाथ से क्यों जा रहे हैं? क्या प्रदेश की राजनीतिक और अनिश्चितता इसका मुख्य कारण है या गुजरात में आने वाला चुनाव फिलहाल प्राथमिकता है? अटकलें और सियासत तेज है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। बयानबाजी से बाज आने की आलाकमान की नसीहत के बावजूद सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने राजस्थान के उन विधायकों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया जो विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे थे। इस बार सचिन पायलट ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं, याद दिलाते हुए कि विधायक दल की बैठक में जिन लोगों ने अनुशासनहीनता दिखाई उन पर कार्रवाई का वादा था। जहां तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक CLP की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद AICC ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। तो जो इनडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। लगता है अब सब्र टूट चुका है, लेकिन अशोक गहलोत फिलहाल विशेष टिप्पणी करने से बच रहे हैं। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भी कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे।
तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। मगर सचिन यही नहीं रुके, उन्होंने गहलोत की नीयत पर भी सवाल उठा दिया, गुलाम नबी आजाद की याद दिलाते हुए। जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी, और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस के कुछ नेता शगुफा छोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम तुरंत डिसीजन करते हैं दिल्ली के अंदर सीएलपी की मीटिंग बुला के, अब तो वहां हमें फायदा होगा इसका। और इसमें जो ये स्थिति बनी हुई है, जो लोग दुविधा में लोग बैठे हैं, ये स्थिति राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। और सीएलपी होनी चाहिए, ये पुरानी चीजें हैं तो सब होना ही चाहिए था, जल्दी होना चाहिए था, लेकिन कितनी जल्दी होता है इसको देखते हैं। अच्छा होना चाहिए। इस तरह देख रहे हो कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है, जो चाहती है वो होना चाहिए। आला कमान ने फिलहाल सबको मौन रहने की हिदायत दी है। कोई कुछ भी बयान दे रहा है, उसको एआईसीसी ने, जो केसी वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर रखी है, हर चीज उनके संज्ञान में रहती है। तो मैं समझता हूं कि सभी लोगों को मर्यादा में रह करके सभी लोगों को वही काम करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और उसके संस्कार रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में खींचतान जारी है, और ऐसे समय में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 1 महीने में राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, और दूसरी ओर चुनाव अब सिर्फ 13 महीने दूर है, ऐसे में राजस्थान की सुलगती हुई राजनीति का हल निकालना शायद जरूरी पड़ गया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने मोहल्ला क्लिनिक का नया वर्जन महिला मोहल्ला क्लिनिक लॉन्च कर दिया है। इस मोहल्ला क्लिनिक को दिखा रहे हैं और इसकी विशेषता बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। ये है महिला मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बहुचर्चित मोहल्ला क्लिनिक का नया वर्जन। अब तक के सभी मोहल्ला क्लिनिक आसमानी रंग के थे और सबके लिए थे। महिला मोहल्ला क्लिनिक गुलाबी रंग का है और केवल महिलाओं और 12 साल तक के बच्चों के लिए है। हमने एक चीज देखी कि मोहल्ला क्लिनिक्स जो हैं, उनमें कई मोहल्ला क्लिनिक्स में जेंट्स डॉक्टर हैं, और महिलाओं के जो रोग हैं, गायनी की जो समस्याएं हैं, वो बिल्कुल अलग होती हैं। उसमें महिलाएं जेंट्स को अपनी समस्याएं नहीं बता पाती। इसीलिए ये काफी समय से डिमांड थी कि महिलाओं के मोहल्ला क्लिनिक अलग होने चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि आज पूरे दिल्ली में 4 मोहल्ला क्लिनिक महिलाओं के लिए अलग से खोले जा रहे हैं। आने वाले समय में 100 मोहल्ला क्लिनिक, फर्स्ट फेज में 100 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। महिला मोहल्ला क्लिनिक में सारा महिला स्टाफ होगा, कंसल्टेशन, टेस्ट और दवा सब मुफ्त। यहाँ पे हम जो है एंटीनेटल जो प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी जांच, उनके ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड की सुविधा एंड पैनल्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर से करवाएंगे। और बच्चों का इम्यूनाइजेशन और बच्चों की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कुपोषण है, अनीमिया है, डायरिया है, निमोनिया है, इन सबको फोकस करके उनका प्रिवेंशन पे ध्यान देंगे। वैसे आसपास की महिलाएं इस बात से खुश हैं कि उनके पड़ोस में ही इलाज और दवा का विकल्प खुल गया है। तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक से किस तरह से आपको फायदा होगा? जी, थोड़ा पास पड़ेगा और थोड़ा सा पैरों में दर्द रहता है, कभी मन करा रात बेरात में आ सकते हैं दिखाने के लिए। केजरीवाल जी ने, सीएम जी ने इतनी सुविधा कर रखी है। अच्छा, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी, पास में है। हाँ, बहुत अच्छी है, पास में है, कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ेगी। जैसे हॉस्पिटल भागते थे, हरदम शुगर के टेस्ट कराओ, बीपी के टेस्ट कराओ, पास में आ गए। मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का अहम हिस्सा है। इसको प्रशंसा भी बहुत मिली है और अक्सर विपक्ष के निशाने पर भी यही आता है। अभी तक दिल्ली में 521 से मोहल्ला क्लिनिक हैं और ये तब बने जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन थे, लेकिन अब महिला मोहल्ला क्लिनिक की भी शुरुआत हुई है, लेकिन ये तब हुई है जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख 57 साल के हो चुके हैं। उनके घर मन्नत के बाद देर रात से ही फैंस का जमावड़ा है जो उन्हें बर्थडे विश करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। उन्हें निराश न करते हुए शाहरुख भी उनके सामने आए अपनी बालकनी में अपने बेटे अब्राम के साथ और अपना सिग्नेचर पोज उन्होंने अपने फैंस को दिखाया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।